नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी और आज है हमारी डेली करंट अफेयर्स का 26 जुलाई करंट अफेयर्स का लेक्चर। तो आज देखते हैं 26 जुलाई करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो इसमें ये पूछा है कि आपका जो फिल्म फेयर अवार्ड है, ठीक है, उसका 69th एडिशन जो है वो कहाँ पे आयोजित, किस स्टेट में आयोजित होने वाला है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं गुजरात के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात में होने वाला है। गुजरात 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69th एडिशन, इसमें 2024 में जो फिल्म फेयर अवार्ड होने वाला है वो कहाँ पे होएगा? गुजरात में होगा। इस कार्यक्रम की मेज़बानी करने और राज्य का फिल्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के पर्यटन सहयोग, ठीक है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और वर्ल्ड वाइड मीडिया डिपार्टमेंट है WWM के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब कि आपका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और वर्ल्ड वाइड WWM वर्ल्ड वाइड मीडिया डिपार्टमेंट के बीच में एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, और उसके तहत क्या होगा? गुजरात में जो आपके फिल्म फेयर अवार्ड है वो आयोजित किए जाएंगे। टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 2024 गुजरात के राज्य सरकार के पर्यटन सहयोग यानी टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69वें संस्करण यानी 69th एडिशन की मेजबानी के लिए 19 जुलाई को मनोरंजन और लाइफस्टाइल कंटेंट कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया के साथ एक समझौता किया है। कहने का मतलब ये है कि जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है गुजरात का और ये जो कंपनी है, मैंने बताया था आपको WWM, ठीक है, वर्ल्ड वाइड मीडिया, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ यानी कि मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है कि ये जो गेम्स है, ये मतलब ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये कहाँ पे? गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। अब फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 से गुजरात को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, गुजरात में प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी राज्य के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त करने और फिल्म उद्योग में पर्यटन और निवेश में वृद्धि के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने। कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं ये गुजरात की इकोनॉमी को बढ़ाने में काम आएगा, बूस्ट करेगा उसकी इकोनॉमी को। इससे क्या होगा? टूरिज्म भी गुजरात में बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी गुजरात में आएंगे। इस आयोजन का आकर्षक कई हस्तियों, ये कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ को अट्रैक्ट करेगा, इंडस्ट्रीज़ के लोगों को अट्रैक्ट करेगा, फिल्म इंडस्ट्री के। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सपोज करो फिल्म की शूटिंग गुजरात में होती है, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड अगर गुजरात में होते तो हो सकता है कि काफ़ी जगह मूवीज़ वगैरह का अट्रैक्शन भी गुजरात बने, जिसकी वजह से क्या है? सेलिब्रिटीज़ आएंगे तो फिल्म निर्माता, डायरेक्टर्स वगैरह भी आएंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे। अच्छा, जब भी कोई आपको अगर लोकेशन है वो फिल्म वगैरह में आएगी तो वो फेमस हो जाएगी, उससे टूरिज्म बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा राजस्थान में एक जगह उदयपुर, वहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो फिल्मों की शूटिंग की वजह से क्या है, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिल्म निर्माताओं और उद्योग के पेशेवरों को आकर्षित करेगा, आकर्षित यानी अट्रैक्ट करेगा, जिससे आंगुटुकों में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि जो ट्रैवलर्स है, ठीक है, टूरिज्म है, ठीक है, लोग जो देखने आ रहे हैं, ठीक है, विजिटर्स है, उनमें क्या होगी? वृद्धि होगी, उनकी संख्या बढ़ेगी, विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होगा और गुजरात को एक प्रमुख फिल्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलेगा। यानी एक फिल्म इंडस्ट्री के रूप में गुजरात को इससे बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि गुजरात में फिल्म फेयर अवार्ड का 69वां एडिशन होने वाला है, जिससे गुजरात में काफ़ी टूरिज्म बढ़ सकता है, काफ़ी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं और एक अच्छी फिल्म डेस्टिनेशन गुजरात बन सकती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस राज्य ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, मध्य प्रदेश आप कट कर लेते। ठीक है, कर्नाटका एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखो आजकल आप सब ने देखा होगा कि स्कूल से जो, ठीक है, सरकार क्या कह रही है, सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पहल चालू कैसे हुई, ये पहल चालू हुई जब दिल्ली में क्वालिटी एजुकेशन दी गई, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल जो है बहुत अच्छे अच्छे डेवलप होने लग गए जब दिल्ली में, तो उसके बाद सारे के सारे स्टेट इस कंपटीशन में आ गए कि वो भी जो विद्यार्थी है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे पाए। और अच्छी शिक्षा देने के लिए अब सरकारी स्कूलों का जो स्तर है काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश ने भी एक सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा करी है, ठीक है। देख लेते हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन मेन फोकस क्या है इन स्कूलों को स्थापित करने का, या जितनी भी ये स्कीम्स आ रही है, ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन देना। तो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 9000 सीएम राइज स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि हम 9000 सीएम राइज स्कूल स्थापित करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के दौरे के दौरान ग्राम गुलाना में सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने क्या है, इनॉग्रेशन किया सीएम राइज स्कूल का, और उन्होंने कहा कि हम क्या है, बेस्ट क्वालिटी वाले, मतलब जिसमें बहुत, एक तो अफोर्डेबल होते हैं सरकारी स्कूल, ऊपर से हाई क्वालिटी। आप खुद सोचो कि अगर सरकारी स्कूल में ही बच्चे को सारी सुविधा मिलने लग जाए तो गवर्नमेंट स्कूल चलने लग जाएंगे और प्राइवेट स्कूल में जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी अफोर्डेबल प्राइस में अब सरकार क्या प्रोवाइड करना चाह रही है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। हम क्या देखते हैं, प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर लैब्स बहुत अच्छी होती है, प्लेग्राउंड होता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, स्विमिंग पूल्स होता है, लैब्स होती है, केमिस्ट्री लैब, साइंस लैब्स, मैथ्स लैब, ठीक है, मैथ्स तो नहीं, साइंस लैब्स, केमिस्ट्री लैब्स। तो ये सारी लैब्स और इक्विपमेंट की वजह से क्या है, प्राइवेट स्कूल अच्छा माना जाता है। अब सरकार भी कोशिश क्या कर रही है कि अच्छी सुविधाएं हम सरकारी स्कूल में भी दे सके। तो उन्होंने ये भी घोषणा की कि ये स्कूल प्रसिद्ध न्यायवादी और समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित है। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी स्कूल हो गए, ये किसको समर्पित हो गए, हमारे बाबा साहेब बी.आर. अंबेडकर को समर्पित हो गए, जो कौन थे, एक रेनाउंड जूरिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। इसमें ये भी है। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है, सीएम राइज स्कूल की विशेषता क्या है? देखो विशेषता ये है कि वो क्या है, सबसे पहले उनका टारगेट होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना, यानी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, अच्छी शिक्षा दे पाए, ठीक है, क्वालिटी की, ठीक है, बढ़ाने के लिए सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों में केजी, अच्छा इसमें क्या होगा, जो आपकी एलकेजी क्लास होती है उससे लेकर 10th और 12th तक की शिक्षा दी जाएगी, मतलब 12th तक स्तर रहेगा। उच्च शिक्षा वाले शिक्षक हायर किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड टीचर को हायर किया जाएगा। वो तो खैर सरकार अभी भी करती है, आप देख सकते हो, रीट का एग्जाम होता है, बीएड, काफ़ी सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो अच्छी जो नॉलेज रखते हैं टीचर, उनको हायर किया जाएगा, ठीक है। और 12th तक ये स्कूल रहेंगे। देखो आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हमेशा सरकार के अच्छे होते ही है, जैसे आपके आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम्स हो गए, ठीक है, ये गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है, एनआईटीज़ हो गए, और आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ये अच्छे होते हैं। ऊपर से सरकारी नौकरी भी अच्छी होती है। अब क्या सरकार कोशिश कर रही है कि अब सरकारी स्कूल भी अच्छे हो, ठीक है, और उसी पे क्या कर रही है सरकार, उसको बढ़ाने के लिए ये मुख्यमंत्री जो है हमारे एमपी के, ये सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया है इन्होंने। उच्च शिक्षा वाले स्कूल, मतलब शिक्षक हायर किए जाएंगे, अच्छे टीचर्स हो गए जो बेहतर शिक्षा दे। इन स्कूलों में आधुनिक लैब, ठीक है, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, कहने का मतलब ये है कि आपके जो डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेस है, अच्छी फैसिलिटीज़ है बच्चों को दी जाएगी, ठीक है। आधुनिक लैब मतलब साइंस वगैरह की जो लैब होती है हमारी, आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हैं, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हैं, केमिस्ट्री के करने, उनके लिए अच्छी अच्छी लैब्स बनाई जाएगी, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में हम देख सकते हैं, जैसा आप देखते हो, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज होती है, आपके प्राइवेट स्कूल्स में आप जाओ, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज होगी, वहाँ पे बुक्स पढ़ने की फैसिलिटीज़ होगी। वो अब क्या है, सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी की व्यवस्था होगी। हर 15-20 किलोमीटर सीएम में राइज स्कूल खोले। अच्छा, हर 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में क्या है, अच्छे अच्छे स्कूल, सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें बच्चों को सभी सुविधाएं दी जाएगी। बच्चों के लिए खेल मैदान, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखो सरकार के पास ज़मीन की कोई कमी नहीं होती। अब प्राइवेट स्कूल में क्या है, हमें अच्छे अच्छे प्लेग्राउंड मिलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलती है। आपने देखा होगा कि आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो बास्केटबॉल का अलग कोर्ट होगा, बैडमिंटन का अलग कोर्ट होगा, फुटबॉल ग्राउंड्स होंगे, फैसिलिटीज़ उनके पास होती है। अब सरकार भी ये पहल कर रही है कि सरकार भी वैसी फैसिलिटीज़ बच्चों को दे पाए, तो उसके लिए क्या है, स्मार्ट क्लासेस, पुस्तकालय, ठीक है, और क्या है, खेल मैदान, लैब, परिवहन की व्यवस्था।
परिवहन की, देखो आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में स्कूल बसेस जाती है, अब वो भी सरकारी स्कूल में भी वो चालू होने वाली है, समेत अन्य सभी सुविधाएं मिलेगी। सीएम राइज स्कूल को प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा बेहतर से चलाया जाएगा। देखिए इनको प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बातें देखो, प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। खेल मैदान हो गए, लैब हो गए, परिवहन होगा, पुस्तकालय होगा, स्मार्ट क्लासेज होगी, कंप्यूटर लैब्स होगी, आधुनिक लैब होगी। ठीक है, तो इतनी सारी सुविधाओं के लिए के साथ क्या खोले जा रहे हैं हमारे सीएम राइज गवर्नमेंट स्कूल खुल रहे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान भी इस पहल में आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे स्कूल्स हमें दिल्ली में देखने को मिलते थे, हो सकता है आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश में भी वैसे स्कूल्स देखने को मिले। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। मलेरिया और, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूशिया मछली का इस्तेमाल किया गया है? देखो ये जो गंबूशिया मछली होती है ये क्या है, मॉस्किटोस को, पैरासाइट्स को खा जाती है। अब पैरासाइट्स को खा जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये जो मॉस्किटोस से होने वाली बीमारी है जैसे मलेरिया है, डेंगू है, वो नहीं होएगी। तो इसमें पूछा मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य ने गंबूशिया मछली का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, वायुसेना दिवस परेड कहने का मतलब ये है कि देखो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे आने वाला है, और इसमें क्या होता है, एक फ्लाई पास्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के विमान होते हैं, उनको उड़ाया जाता है, और एक परेड भी होती है एयरफोर्स की। जैसे हमारे पास कुछ विमान है, राफेल है, मिग है, सुखोई है, तो इन सारे एयरक्राफ्ट को उड़ा के और इनके द्वारा क्या है एक परेड की जाती है। अभी तक तो ये दिल्ली में होती थी, अब बाहर भी होने लग गई। तो इसमें ये पूछा है कि वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनमें से आपको बताना है कि ये जो वायुसेना दिवस परेड जो होने वाली है और फ्लाई पास्ट है, ये कहाँ आयोजित हो सकता है? मुंबई, प्रयागराज, कोलकाता और गाजियाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा प्रयागराज हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं अपन इसका आंसर। देखिए ये है, इस साल वायुसेना दिवस के मौके पर होने वाली फ्लाई पास्ट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी। ठीक है, आपको पता है इलाहाबाद का नाम ही अभी प्रयागराज रख दिया गया था, जो कि एक कल्चरल सिटी है, उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ पे ये फ्लाई पोस्ट होने वाला है। और इसमें क्या है, जो आधुनिक लड़ाकू विमान है, मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे हमारा सबसे अच्छा कौन सा है, राफेल है। ठीक है, नए राफेल भी अभी मंगाए जा रहे हैं। तो राफेल जो है हमारा, इसमें देखने को मिलेगा हमें सुखोई से लेकर पुराने मिग जैगुआर विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े शामिल अन्य युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर की परेड इस साल 8 अक्टूबर को। वही जो मैंने बात बताई थी आपको कि जो आधुनिक विमान है हमारे, राफेल हो गया, सुखोई हो गया, मिग हो गया, जैगुआर हो गया, ऐसे विमानों के साथ परेड करी जाएगी। और ये हमें कब देखने को मिलेगा? 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, वायुसेना दिवस के दिन। हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलेंगे हमें, जो हमारे फाइटर हेलीकॉप्टर है, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं भोपाल भी फ्लाई पास्ट परेड का गवाह बनेगा, भोपाल भी गवाह बनेगा। भारतीय वायुसेना इस साल अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। ठीक है, एयरफोर्स जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी 91st एनिवर्सरी बनाने वाली है। वायुसेना दिवस को राजधानी दिल्ली से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में ले, अच्छा एक चीज़ और है कि अब क्या है, अभी तक दिल्ली में होता था, वायुसेना दिवस को राजधानी दिल्ली से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की शुरू की गई नई परंपरा। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये नई परंपरा शुरू करी गई है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स डे को दिल्ली के बाहर भी मनाया जा रहा है। और सबसे पहले इस साल ये कहाँ मनाई जा रही है? प्रयागराज में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसमें पूछा है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा, यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग फील्ड होती है उसके लिए सीएम जो खेत को सुरक्षा करने के लिए एक योजना है सीएम द्वारा चालू की गई है, वो किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, ये जो हमें मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है ये अभी यूपी में होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो योजना है हमारी, कौन सी, खेत सुरक्षा योजना है। आपने देखा होगा कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, कैटल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो घास वगैरह खा जाते हैं, जैसे आपकी नील गाय हो गई, ठीक है, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है, फील्ड में घुस के घास खा जाते हैं, जो कि क्रॉप्स को, फसल्स को नुकसान हो जाता है उससे। तो अब क्या है, मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना में क्या करा जाएगा कि एक सोलर फेंस लगाई जाएगी। ठीक है, किसके आगे, एग्रीकल्चर फील्ड के बाहर। और सोलर फेंस में क्या है, 12 वोल्ट का करंट डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही जानवर उस 12 वोल्ट के करंट से टच होगा तो क्या है, हल्का सा उसको करंट लगेगा जिससे उसके कोई असर नहीं होगा, लेकिन वो क्या है, अंदर आने की कोशिश भी नहीं करेगा। दूसरी बात ये होगी कि एक सायरन भी बज जाएगा जिससे आप एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यही था इस मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के बारे में। और ये कहाँ पे चालू करी गई है, हमारे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी आदित्यनाथ द्वारा। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारी सीरीज का। भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। कहने का मतलब यह है कि भारत ने कौन से चावल पे एक्सपोर्ट पर, कौन से चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है कि नहीं, अब ये चावल एक्सपोर्ट नहीं करे जा सकते हैं। बासमती, गैर बासमती सफ़ेद चावल, कलात्मक चावल, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गैर बासमती चावल। ठीक है, अब क्या है, एक्सपोर्ट पे बैन क्यों लगाया होगा, क्योंकि क्या है, कंट्री में ही इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, और क्योंकि कंट्री में डिमांड अगर मीट नहीं होगी तो क्या है, कंट्री में ही प्राइसेस बढ़ेंगे, और ये क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब कंट्री में ही चावल खाने को नहीं होगे तो आप कंट्री के बाहर कैसे बेच सकते हो। तो इसलिए गैर बासमती चावल पे सरकार ने रोक लगा दी होगी। तो इसके बारे में हम देख भी लेते हैं। देखिए, भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पे रोक लगाया है, गैर बासमती चावल, दुनिया के शीर्ष चावल। ठीक है, सबसे अच्छे चावलों में आता है ये निर्यात। भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए, घरेलू कीमतों को स्थिर करने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या है, करंट में प्राइस जो है हमारी कंट्री में ही बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए कि ये बढ़े नहीं, के लिए गैर बासमती चावल के सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सरकार अनुरोध पर, ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट से प्री अप्रूवल लिया जाए, कहने का मतलब ये है कि सरकार को कह दिया जाए कि कोई बाहर का कंट्री हमसे कहे सरकार से कि हमें 1 या 2 महीने पहले प्री ऑर्डर बुकिंग कर दी जाए। हालांकि सरकार अनुरोध पर अन्य देशों को सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति देगी, उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी सरकार की औपचारिक मंजूरी के अधीन पे। कहने का मतलब ये है कि अगर परमिशन ले ले कोई कंट्री, थोड़ी पहले प्री बुकिंग करा दे, प्री ऑर्डर दे दे, तो हो सकता है सरकार मंजूरी दे दे। सरकार ने कहा कि निर्यात प्रतिबंध का कारण भारतीय बाजार में गैर बासमती चावल की पर्याप्त उपलब्धता की गारंटी देना और देश के भीतर कीमतों में वृद्धि को कम करना। कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन मार्केट है उसमें गैर बासमती सफ़ेद चावल जो है पर्याप्त उपलब्धता, मतलब कहने का मतलब यह है कि लोगों को जो जितनी डिमांड है उसमें जो लोकल लोग हैं, यानी हमारी कंट्री के खुद के लोग हैं, उनको मिल जाए, और भारत में जो देश के अंदर ही अंदर इसकी कीमत ना बढ़े, इसलिए एक्सपोर्ट पर क्या कराया गया है, बैन लगाया गया है, रोका गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सेवेंथ सेंस पुस्तक का विमोचन किसने किया है। अमित शाह, पीयूष गोयल, एम वेंकैया नायडू या आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका जो विमोचन किया है वो आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कृष्णा द सेवेंथ सेंस, ठीक है, ये बुक है भगवान कृष्ण को लेके, और कहीं ना कहीं हमें कृष्णा से रिलेट करती है। देवाशीष चटर्जी ने बुक लिखी, जो कि IIM के डायरेक्टर है, IIM कोझिकोड से बिलोंग करते हैं, IIM कोझिकोड के डायरेक्टर है, और एक अच्छे ऑथर भी है, ठीक है, कॉलमिस्ट भी है। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी, कृष्णा द सेवेंथ सेंस। ठीक है, सेवेंथ सेंस का मतलब 7वीं इंद्रिय। ठीक है, तो इन्होंने इस बुक में बताया कि अगर सपोज़ करो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है, हम लव से काफ़ी धोखा खा जाते हैं, जो लव है वो भी, मतलब प्यार है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, रोमांस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लेकिन सपोज़ करो हमारी ज़िंदगी के टीचिंग्स और लेसन्स हमें भगवान कृष्ण देने लग जाए, ठीक है, यानी खुद केशव देने लग जाए, तो उस चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया है। बहुत ही अच्छी बुक होगी, मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ये आरिफ मोहम्मद खान
ठीक है, इसमें पूछा गया था आपसे किसने विमोचन किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने विमोचन किया है। और आप देखिए ये है देबाशीष चटर्जी, ये रहे, ठीक है, ये देबाशीष चटर्जी है जो IIM कोचीकोडे के डायरेक्टर है, ठीक है, IIM कोचीकोडे के डायरेक्टर है। और इन्होंने एक बुक लिखी, आप देख सकते हैं देबाशीष चटर्जी ने एक स्पिरिचुअल बुक लिखी, कृष्णा द सेवेंथ सेंस। तो इसमें लिखा है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल है, उन्होंने IIM कोचीकोडे के निर्देशक देबाशीष चटर्जी द्वारा कृष्णा दी सेवेंथवी सेंस के मलयालम अनुवाद का विमोचन किया है। कहने का मतलब यह है कि मलयालम जो ट्रांसलेशन है उसका विमोचन इन्होंने किया है। उन्होंने श्री चटर्जी की कृति कर्म सूत्र लीडरशिप एंड विजडम इन अनसर्टेन टाइम्स के नवीनतम संस्करण का भी अनावरण किया, जो नए प्रबंधों के लिए IIM पेंगुइन श्रृंखला की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ी बातें जान लेते हैं कृष्णा दी सेवन सेंस के बारे में। कृष्णा दी सेवन सेंस में जाने माने लेखक और विश्व स्तर पर प्रशंसित प्रबंधन प्रोफेसर कौन है, देबाशीष चटर्जी, एक शिक्षक और उसके पुराने छात्र नील काया। अच्छा, इसमें हमें नील काया और उनके साथियों की कहानी मिलेगी कि जीवन में एक अलंकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और प्यार में कुछ अविस्मरणीय सबक जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी लाइफ में लव से रिलेटेड या रोमांटिक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उनको जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप कृष्णा के पाथ को फॉलो करोगे तो यू विल फाइंड योर लाइफ कंप्लीट। ठीक है, तो ही आपका जीवन क्या है, पूर्ण होएगा। ठीक है, अगर आप कृष्णा के लेसन्स को, कृष्ण भगवान के फॉलोइंग्स को फॉलो करोगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं इस सेवेंथ सेंस बुक में। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया है किसने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं, अमित शाह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान करने वाला इंसान कौन है, अनुराग ठाकुर। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। ये हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स मिस कर दिए तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, मैं रोज़ डेली करंट अफेयर्स इसी तरीके से आपके लिए लाता हूँ। चैनल पे बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।